कभी सोचा है कि पत्थर भी बोल सकते हैं, कहानियां सुना सकते हैं? आज हम शुंग वंश के उसी दौर में चलेंगे जब भारत की कला ने शाही दरबारों से निकलकर आम लोगों की कहानियां कहना शुरू किया। ये एक ऐसी क्रांति थी जिसने सचमुच पत्थरों में जान फूंक दी। ये सवाल है तो बड़ा, है ना? जब कोई बहुत बड़ा ताकतवर साम्राज्य खत्म होता है तो उसकी आर्ट का क्या होता है? मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भारतीय कला मानो एक ऐसे ही चौराहे पर आके खड़ी हो गई थी। क्या वो शाही परंपरा को ही आगे बढ़ाएगी या फिर कोई बिल्कुल नया रास्ता चुनेगी? और यहीं पर शुंग काल का असली जादू देखने को मिलता है। जैसे ही पावर शिफ्ट हुई, आर्ट ने भी अपना रास्ता बदल लिया। शाही दरबारों की जो ग्रैंडनेस थी उसको पीछे छोड़कर कला ने आम लोगों की छोटी बड़ी कहानियों को गले लगा लिया। तो ये कहानी है एक फॉर्मल राजकीय कला से एक जिंदा दिल कहानियां सुनाने वाली लोक कला में बदलने की। चलिए जरा और गहराई में चलते हैं। बात है करीब 1850 ईसा पूर्व की। मौर्य साम्राज्य का अंत हो रहा था और शुंग वंश सत्ता में आ रहा था। ठीक इसी वक्त भारतीय कला ने एक बहुत ही निर्णायक मोड़ लिया। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल चेंज नहीं था, नहीं, ये तो एक कल्चरल और आर्टिस्टिक रेवोल्यूशन की शुरुआत थी। अच्छा, इसको समझने के लिए पहले ये देखना होगा कि मौर्यों की आर्ट आखिर थी कैसी। जरा सोचिए, अशोक के वो विशाल एकदम चमकदार पत्थर के खंभे, वो क्या दिखाते थे? शाही पावर, डिसिप्लिन और एक सेंट्रलाइज्ड एम्पायर। कला भव्य तो थी, पर उसमें आम इंसान की कहानियों की जगह थोड़ी कम थी। अब शुंगों ने जो किया वो बहुत ही दिलचस्प था। उन्होंने सिर्फ नई इमारतें नहीं बनाई, बल्कि उन्होंने मौर्यों के बनाए हुए स्ट्रक्चर्स को, खासकर स्तूपों को, एक बिल्कुल नया रूप दिया, एक नई जिंदगी दी। जो पहले साधारण से दिखने वाले टीले थे, अब वो कहानियां सुनाने वाले वाइब्रेंट सेंटर्स बन गए थे। सांची का जो महान स्तूप है वो इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। देखिए, बना तो ये मौर्य काल में ही था, लेकिन शुंग कारीगरों ने इसे पूरी तरह बदल दिया। उसे पत्थर से ढका, चारों तरफ एक खूबसूरत पत्थर की रेलिंग, वेदिका बनाई और उसके डोम को और भी बड़ा और शानदार बना दिया। मतलब एक तरह से उन्होंने एक नींव पर पूरा महल खड़ा कर दिया। और फिर आता है भरहूत स्तूप। ये शुंग स्टाइल का एक नायाब नमूना है। ये अपने खास लाल बलुआ पत्थर, रेड सैंडस्टोन और उस पे जो बारीक नक्काशी की गई है उसके लिए जाना जाता है। सच कहें तो भरहूत में शुंग कला की आत्मा बसती है। और अब आते हैं शुंग काल के सबसे बड़े, सबसे महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन पर, और वो था मूर्तिकला में कहानियों का विस्फोट। मतलब पहली बार ऐसा हुआ कि पत्थर सिर्फ पत्थर नहीं रहे, वो एक खुली किताब बन गए जिसे कोई भी देख सकता था, पढ़ सकता था और समझ सकता था। लेकिन इस नैरेटिव आर्ट में एक खास बात थी। इस शुरुआती दौर में कलाकारों ने बुद्ध को उनके ह्यूमन फॉर्म में नहीं दिखाया। ये आर्ट अनइकॉनिक थी। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि बुद्ध की मौजूदगी को सीधे सीधे दिखाने के बजाय कुछ खास सिंबल्स के जरिए महसूस कराया जाता था। और ये सिंबल्स बहुत पावरफुल थे। जैसे एक खाली सिंहासन, ये बुद्ध के ज्ञान का प्रतीक था। उनके पदचिन्ह उनकी यात्रा को दिखाते थे। और धर्म का पहिया यानी धर्मचक्र उनकी टीचिंग्स को। ये सिंबल्स एक तरह से देखने वाले को कहानी में इनवाइट करते थे कि आओ और इसका गहरा मतलब समझो। तो सवाल ये है कि ये सब बनाया कहाँ गया था? ये सब उकेरा गया था स्तूप के चारों ओर की रेलिंग्स पर, जिन्हें वेदिका कहते हैं। आप इन वेदिकाओं को पुरानी कॉमिक स्ट्रिप्स की तरह समझ सकते हैं। इन पर जातक कथाएं यानी बुद्ध के पिछले जन्मों की कहानियां और उस दौर की रोजमर्रा की जिंदगी के सीन दिखाए जाते थे। और पता है, ये बदलाव सिर्फ आर्टिस्टिक नहीं था, ये सोशल भी था। जब साम्राज्य बिखर गया तो आर्ट को सपोर्ट करना सिर्फ राजाओं का काम नहीं रह गया था। अब लोकल कम्युनिटीज, व्यापारी, ये सब भी आगे आ रहे थे। इसीलिए अब आर्ट राजा रानी की कहानी नहीं सुना रही थी, बल्कि वो आम लोगों, उनके विश्वासों और उनकी जिंदगी का जश्न मना रही थी। याद है हमने बात की थी, मौर्य काल में चमकदार पॉलिश वाले पत्थर का इस्तेमाल होता था। वो दूर से ही अपनी शाही पहचान चिल्ला चिल्ला कर बताता था। वो एक सेंट्रलाइज सिस्टम का सिंबल था। लेकिन शुंगों ने क्या किया? उन्होंने चुना लाल बलुआ पत्थर जो लोकल मिलता था। ये पत्थर थोड़ा नरम था, तो इस पर बारीक नक्काशी करना आसान था, जो कहानियों को डिटेल में बताने के लिए बिल्कुल परफेक्ट था। ये एक तरह से आर्ट को लोगों के और करीब लाने जैसा था। सोचिए, लोकल कलाकार लोकल लोगों के लिए लोकल मटेरियल से काम कर रहे थे। और इन नक्काशियों में हमें दिखता क्या है? गांव की जिंदगी,
तरह तरह के जानवर, पेड़ों की पूजा करते हुए लोग और यक्षिणी जैसी पावरफुल फीमेल फिगर्स। ये कला पूरी तरह से जमीन से जुड़ी हुई थी। ये उस समय के लोगों के कल्चर का आईना थी। तो अब तक हमने जो भी बात की है उसे एक साथ रखकर देखते हैं। चलिए मौर्य और शुंग आर्ट की एक सीधी सीधी तुलना करते हैं। मौर्य बनाम शुंग। चलिए इन दो महान आर्टिस्टिक दौर के बीच के फर्क को बिल्कुल साफ साफ समझते हैं। बस इस टेबल पर एक नजर डालिए और पूरा फर्क एकदम साफ हो जाएगा। देखिए, मौर्य आर्ट थी शाही पावर का सिंबल, पॉलिश किया हुआ पत्थर, बड़े बड़े खंभे। वहीं शुंग आर्ट थी लोगों की कहानी, बारीक नक्काशी वाला बलुआ पत्थर और स्तूप जो सबके लिए थे। और सबसे बड़ा बदलाव क्या था? यही कि आर्ट शाही दरबार से निकलकर लोगों के बीच आ गई, रीजनल और लोक कला बन गई। तो शुंग कला की अहमियत क्या है? आखिर ये इतनी जरूरी क्यों है? ये सिर्फ एक आर्ट स्टाइल से कहीं ज्यादा थी। इसने भारतीय कला के भविष्य की नींव रखी। ये लाइन इस बदलाव को कितनी खूबसूरती से बताती है ना। शुंग कला ने आर्ट को एक तरफा शाही ऐलान से बदलकर एक सामूहिक बातचीत बना दिया, एक ऐसी कहानी जिसमें हर कोई हिस्सा ले सकता था। अगर हम हिस्ट्री के नजरिए से देखें तो शुंग काल एक बहुत जरूरी पुल, एक ब्रिज था। इसने मौर्यों की शाही कला और बाद में आने वाले गुप्त काल की क्लासिकल आर्ट के बीच की खाई को भरा। सच तो यह है कि इसके बिना इंडियन आर्ट की कहानी शायद कुछ और ही होती। और आखिर में शुंग काल हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है, एक ऐसा सवाल जो आज भी उतना ही रेलेवेंट है। कला का असली मकसद क्या है? क्या ये सिर्फ पावरफुल लोगों की तारीफ के लिए है, या फिर ये आम लोगों की जिंदगी, उनके सपनों और उनकी कहानियों को आवाज देने के लिए है? शुंगों ने तो अपना जवाब पत्थरों पर हमेशा के लिए लिख दिया था। ये सोचने वाली बात है ना।